अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो चैप्टर्स को वेरी क्विकली हम उसको गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह, और ये हमें चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, क्वेश्चंस इनके बहुत आते हैं, इट विल रियली हेल्प इंशाल्लाह इन द एमसीक्यूज। तो पहला है फ्रंकुलोसिस। फ्रंकुलोसिस है क्या? लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना ऑफ अ सिंगल हेयर फॉलिकल। इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंगल में हो रहा हो। अब क्योंकि हेयर फॉलिकल में होता है तो ये सिर्फ वेस्टिबुलर एरिया में होता है, और hair follicles are only present in lateral cartilaginous segment of external auditory canal। तो क्योंकि हम ईयर की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ लेटरल कार्टिलेजिनस सेगमेंट में अगर आपको वो मिले तो तब वो फ्रंकल हो सकता है। अगर देखें वो सिनेरियो में देता है कि ये लेटरल साइड पे है तो तब आप फ्रंकल की साइड पे सोचेंगे। अगर वो मीडियली जाता है तो फिर उसकी डिफरेंट आपके डायग्नोसिस डिफरेंशियस बनना शुरू हो जाएंगे। इसमें होता क्या, देयर इज वेल सर्कमस्क्राइब्ड डीप स्किन इन्फेक्शन जो कि इवेंचुअली पॉस्ट्यूल बन जाता है, और दैट इवेंचुअली बिकम्स लोकल एब्सेस, और फिर वहां पे सेलुलाइटिस और एडिमा होना शुरू हो जाता है। और बैक्टीरिया जो सा होता है इट अटैचेस एंड इन्वेड्स द स्ट्रेटम कॉर्नियम सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है, कई दफा ये पूछ लेते हैं कि कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती है इसमें, तो वो स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर इन्वॉल्व होती है उसकी स्किन की। इसकी डायग्नोसिस में हिस्टोलॉजी इज कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑल्दो इट इज नेवर यूज्ड। इसकी बजाय हम लोग इसको क्लिनिकली ही डायग्नोस करते हैं, और उसमें एक्सट्रीम क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या होता है, एक्सट्रीमली पेनफुल ईयर, ब्लॉक सेंसेशन, स्कैंटी सेरोसोगेनस डिस्चार्ज, पिन्ना प्लस ट्रिगर्स देयर टेंडर ऑन पैल्पिटेशन। पिन्ना जो सा होता है वो प्रोट्रूडेड होता है, स्वॉलन होता है, और इसमें फिर जब आप ऑटोस्कोपी करते हो तो आपको वो फ्रंकल फिन नजर भी आ जाता है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज अनदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, और ऑफन आस्क्ड उसमें जो है वो है स्टेफ ऑरियस है। वैसे एक्सटर्नल ईयर की और कार्टिलेज की जो भी इन्फेक्शन होती है उसमें आमतौर पे सूडोमोनास मोस्ट कॉमन होता है, बट बॉयल का फ्रंकलोसिस का, चाहे वो ईयर बॉयल हो या नोज का बॉयल हो, तो उनमें दोनों में आपका हमेशा स्टेफ ऑरियस इन्वॉल्व होता है। अच्छा, इट कैन प्रेजेंट कॉन्करेंटली, के मतलब रिकरेंट फ्रंकुलोसिस हो रहा है बंदे को तो आपको एक ही वक्त में 2-3 भी नजर आ सकते हैं। अब इसकी मैनेजमेंट जो सी, इट इज यूजुअली अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, बट सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देनी पड़ती है, खास तौर पे एनाल्जेसिक्स, क्योंकि पेशेंट इज इन सेवियर पेन। ओरल और सिस्टेमिक आपको एंटी स्टेफाइलोकोकल एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। उनमें कौन कौन से आती है एंटीबायोटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई दफा यही ऑप्शन दी होती है और वो पूछते हैं कि इनमें से कौन सी will not be effective या इनमें से कौन सी will be more effective। तो उसमें है पेनिसिलिन, मैक्रोलाइड, सेफेलोस्पोरिन, क्लिंडामाइसिन और क्विनिलोन, ये इफेक्टिव है। इनके अलावा कोई भी हुई तो वो नॉन इफेक्टिव होगी। फिर इसमें टॉपिकल ट्रीटमेंट देते हैं आप। इसमें टॉपिकली आप एंटीबायोटिक क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, एंटी स्ट्रिंजेंट एजेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, हाइग्रोस्कोपिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स दे सकते हैं। और फाइनली अगर पेशेंट का पेन बिल्कुल रिलीव नहीं हो रहा तो आपको, और वो बहुत ज्यादा पेन में, तो आप इंसिजन एंड ड्रेनेज भी कर सकते हैं। अब जिसमें नोवेल थेरेपी, उनमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट थेरेपी है, ये अक्सर पूछ भी लेते हैं। उसमें क्या होता है कि स्टेफ ऑरियस को रीप्लांट किया जाता है, इसकी 502A वेरिएंट होता है, और ताकि वो रिकोलोनाइज कर सके। कई दफा एब्सेंस ऑफ नॉर्मल बैक्टीरिया भी इज लीडिंग टू रिकरेंट फ्रंकुलोसिस या रिकरेंट फ्रंकल्स, रिकरेंट इन्फेक्शंस। तो दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड चैप्टर व्हिच इज मेनिंगाइटिस। मेनिंगाइटिस के अगर लफ्ज पे आप गौर करें तो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब ये दो कैटेगरीज में आती हैं जो इन्फ्लेमेशन है, या वो बुल्लस होगी जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, या वो ग्रेनुलर होगी जो कि क्रॉनिक है। हम इन दोनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जो बुल्लस है ये एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन अफेक्टिंग द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। इसमें सेम पैथोजन एज एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया मतलब वो आपको मिलता है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा, तो वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है, इसमें भी और एएसएम में भी। और फिर इसमें एच इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, सेकंड मोस्ट कॉमन हमेशा वो होता है। एक स्टडी में 97% ऑफ द पेशेंट जिनको एएसएम था उनको बुल्लस मेनिंगाइटिस भी था, तो उससे उनको ये शक हुआ कि हो सकता है कि सिवियर वैरायटी ऑफ एएसएम ही बुल्लस है। लेकिन बहरहाल इस पर भी रिसर्च जारी है, उस वक्त तक ये अलग डिजीज ही है। तो 5.7% ऑफ चिल्ड्रन में ये होता है।
उसके बाद इसमें एक जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है एएसओएम से, ये 2 to 8 years के बीच में होता है। एएसओएम मोस्ट कॉमन है अंडर 2 years में। इसकी प्रेजेंटेशन बहुत टिपिकल है और बड़ी पैथोग्नोमिक है कि इसमें यूनिलैटरल सवेरोटेल्जिया होता है, बायलैटरल नहीं, यूनिलैटरल। और फिर इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की हिस्ट्री होती है। ऑटोस्कोपी विल रिवील द बुल्लाई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, उसमें वो छोटे छोटे बुल्लाई या वो इरप्शंस हुई हुई होती हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। सेंसिन्यूरा हियरिंग लॉस होता है 15 to 66% ऑफ द केसेस में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टडीज। वर्टाइगो होता है पेशेंट को। इसकी ट्रीटमेंट सेल्फ लिमिटिंग है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, पेन हो रही है तो एनाल्जेसिक दे देंगे, नाक बंद है तो डीकंजेस्टेंट दे देंगे एंड सो ऑन। बाकी इसकी कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। फिर आप आते हैं क्रॉनिक फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं ग्रेनुलर मेरिंगाइटिस। क्रॉनिक का मतलब ईएनटी में मैंने तो ये देखा मोर देन 12 वीक्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, तो इसमें भी मोर देन 12 वीक्स को ही हम क्रॉनिक कहते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि इसमें इन्फ्लेमेशन होती है which leads to de-epithelialization of outer squamous layer of tympanic membrane and replaced by granular tissue। और इसकी etiology क्या होती है कि इसमें ट्रॉमा या फिर इन्फेक्शन टू द लेमिना प्रोप्रिया होता है, जिसकी वजह से मतलब वहां पे ग्रेनुलर टिश्यू बनना शुरू हो जाता है, उसकी नॉर्मल रीएपिथलाइजेशन इम्पैक्ट हो जाती है। ये थ्योरी सपोर्टेड है कि एक स्टडी में 93% ऑफ द पेशेंट जिनको ग्रेनुलर मेरिंगाइटिस हुआ था उनकी रीसेंट हिस्ट्री थी ईयर सर्जरी की। तो बहरहाल इट्स नॉट कंफर्म्ड एज ऑफ येट और इस पे अभी मोर स्टडीज आर बीइंग डन। और फिर फाइनली इसके बाद जो सा इसमें प्रेजेंटेशन क्या होगी, इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट है। इसमें पेनलेस ओटोरिया हो रहा होगा, परसिस्टेंट रिकरेंट पेनलेस ओटोरिया। कई पेशेंट्स ने 1 साल से ज्यादा की भी हिस्ट्री दी थी, प्लस इचिंग होगी पेशेंट को, प्लस ईयर फुलनेस होगी, प्लस माइल्ड कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा, प्लस रेयर इस किस्म का नोटोलजिया होगा इसमें। ऑटोस्कोपी पे फिर ग्रेनुलेशन टिश्यूज और पोलिप आपको मिलेंगे। मोस्ट कॉमन इसकी सेगमेंटल टाइप है विद पोस्टीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट इफेक्टिव। ये भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लाइन थी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेगमेंटल टाइप इसमें ग्रेनुलर मेनिंजाइटिस होता है और पोस्टीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट इज द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड क्वाड्रेंट। पेशेंट्स जिनमें परफोरेशन हो और कोलेस्टोमा हो तो दोज आर ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस क्राइटेरिया, उनको हम कहते हैं उनमें ग्रेनुलर मेनिंजाइटिस नहीं हो सकता, या वो मतलब हम उनको ग्रेनुलर मेनिंजाइटिस की तरफ डायग्नोसिस में नहीं लेके जाते उनको। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें आप स्वैब करेंगे, आप पीटीए और टिम्पैनोग्राम करेंगे फॉर चेकिंग कितना इसका वो है हेयरिंग लॉस हुआ है पेशेंट का। सीटी कर सकते हैं टू रूल आउट अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कोलेस्टोमा एक्सेट्रा। मैनेजमेंट इसकी काफी डिफरेंट है। इसमें आपको मेटिकुलस डिब्राइडमेंट करनी पड़ेगी, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी और टॉपिकल एंटीसेप्टिक एजेंट्स देने पड़ेंगे। और उस टॉपिकल एंटीसेप्टिक एजेंट में एसिटिक एसिड, एल्यूमिनियम एसीटेट, ये सारे आ जाएंगे। डीप बल्किंग जो इसमें आप करते हैं, इट कैन बी डन कोड शील से आप कर सकते हैं, कॉटरी से कर सकते हैं, लेजर से कर सकते हैं। और फिर अगर आप डीप बल्किंग पे नहीं जाना चाहते तो आप सर्जिकल एक्सीजन प्लस ग्राफ्टिंग, जो कि आम टिम्पैनो रिप्लेसमेंट प्रोसीजर होता है, आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन।